बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज कोर्ट रिपोर्टर्स की ट्रेनिंग वर्कशॉप थी जिसमें से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने भी ख़िताब किया और उससे पहले जस्टिस अतहर मनुल्लाह साहब ने ख़िताब किया था। अच्छा, मैं अतहर मनुल्लाह के ख़िताब की कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताना चाहूँ क्योंकि ये रिपोर्टर्स की ट्रेनिंग वर्कशॉप थी, तो इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट टू इंफॉर्मेशन पर ही बातचीत की गई, फोकस उसी में रखा गया। जबकि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने 19 और 19A का भी रेफ़र देकर बड़ी एक्सप्लेनेशन दी और बात की कि जी राइट टू इंफॉर्मेशन होना चाहिए, हमारे पास हक़ हासिल होना चाहिए कि हमारे पास तमाम मालूमात हों और हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच भी होना चाहिए। अब अतहर मनुल्लाह साहब ने जो बातें की, मैं उस पर आऊँ तो वो कहते हैं कि ये जो 1971 का वाक़या हुआ वो ना होता अगर इज़हार राय दही दी जाती। उस पर उन्होंने कहा कि जो लीडरान हैं जो सूली पे चढ़ गए वो सूली पे ना चढ़ते अगर हमारा मीडिया आज़ाद होता, हमें इज़हार राय का हक़ हासिल होता। और जितनी भी उन्होंने फिर डिक्टेटरशिप की बात की कि पाकिस्तान जो है आधे से ज़्यादा वो डिक्टेटरशिप में ही रहा। फिर इसके बाद फ़ाइज़ ईसा साहब आए, फ़ाइज़ ईसा साहब ने भी वही बातें की। उन्होंने कहा सच्चाई ही निजात का ज़रिया है और उन्होंने बताया कि जो अदलिया होती है उसका हदफ क्या होता है। वैसे उन्होंने बताया कि अदलिया का हदफ होता है कि अच्छे जजेस को अपॉइंट करना और आपस में एक दूसरे से जजेस की आपस में इख्तलाफात नहीं होने चाहिए, उनको एक दूसरे के बारे में शक व शुबात नहीं रखना चाहिए और वो सब जजेस मिलकर काम करते हैं, काम बांटने के लिए आते हैं। इस तरह की बातें उन्होंने कही। अच्छा, इसी पर मैं अब डिस्कस करना चाहूँगी। मैं अतहर मनुल्लाह साहब, आपने कहा डिक्टेटरशिप में इज़हार राय नहीं होती है, तो फिर जो बातें आपने कही, जो हमें फंडामेंटल्स बताए हैं, बुनियादी बातें बताई हैं कि इज़हार राय ना हो तो आइन नहीं है और जमहूरियत नहीं होती, और अगर जमहूरियत का तकाज़ा इज़हार राय है तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, आइन नहीं है। एक जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट का, जब वो ख़ुद ये बात एडमिट करने वाली बात हुई है ना कि उसने हमें बता दिया कि जमहूरियत के तकाज़े ये है कि उसमें जी हमारे पास इज़हार राय होना चाहिए, लेकिन जब इज़हार राय नहीं है तो इसका मतलब है जमहूरियत नहीं है। आपने कहा आइन की बालादस्ती के लिए इज़हार राय होना चाहिए, इज़हार राय नहीं है मतलब कि आइन की कोई बालादस्ती नहीं है। और फिर उन्होंने बताया कि किस किस तरह जब जब लोगों को उनको इज़हार राय से रोका गया है, तो अब आजकल का दौर सोशल मीडिया का दौर है, तो वो ख़ुद एक्सपोज हो रहे हैं। ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक कही कि जब आप एक चीज़ को दबाने की या छुपाने की कोशिश करते हैं तो आप ख़ुद ब खुद अपने आप को नंगा करें, आप एक्सपोज हो रहे हैं। इसके बाद जी फ़ाइज़ ईसा साहब आए और उन्होंने कहा जी सच्चाई निजात का ज़रिया है, लेकिन असल में मसला ये कि पाकिस्तान में अगर सच बोलो तो JIT बन जाती हैं और फिर उसके बाद आपके पीछे IB भी होती है, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ भी होती हैं, FIA भी आपके पीछे होती है, सारे लोग आपके पीछे होते हैं। तो सच बोलने का नुकसान भी यही है और अब हम सच बोलते हुए भी डरते हैं क्योंकि जो आपके लिए सच है वो हमारे लिए सच नहीं है। ये भी बड़ा मसला हो गया है। दूसरा, आपने कहा कि जजेस की पॉइंट के अच्छे जजेस तानियात किए जाएँ, ये हदफ होता है अदलिया का। तो क्या अदलिया का हदफ इंसाफ करना नहीं होता? और अगर अदलिया में जो इतने भी जजेस हैं उनको मिलकर काम करना चाहिए, एक दूसरे के में शक व शुबात नहीं रखना चाहिए, तो जब आपके बंदियाल साहब चीफ जस्टिस थे तब आपने शक व शुबात क्यों रखे? आपने मिलकर काम क्यों नहीं किया? क्यों एक दूसरे जजेस के ख़िलाफ़ आप लोग शक व शुबात में रहे? और फिर आपने कहा कि मिल बांट कर काम करना होता है, तो फिर आप जो बेंचेस पिछले दिनों तश्कील करते रहे, तो उसमें एक जिसे कहते हैं ना सेम माइंडेड ग्रुप के बंदे ही क्यों थे? अब जो एजाज़ साहब ने, जैसे एजाज़ ने इस्तीफ़ा दिया, उनकी भी यही कंप्लेन थी कि उनको किसी बेंच में शामिल नहीं किया जाता। इसी तरह और भी एक दो जजेस हैं जिनको किसी बेंच में शामिल नहीं किया जा रहा। तो जब मिल बांट कर काम करना होता है तो फिर सबके बराबर का हक़ होता है, सबको बराबर से बेंचेस में बिठाना चाहिए। अच्छा, इसके बाद हज़ारे राय की तो बात कर ली है, तो इलेक्शंस की दौर चल रहा है और अभी तक वो पीक नहीं देखने में आ रही इलेक्शन कैंपेन की। हमने सर्वे शुरू किया था तो जो चीज़ मैंने मुशाहिदा किया, अच्छा ये मेरा तज़िया नहीं है, ये मेरा मुशाहिदा है कि लोग ख़ान के लिए, ख़ान की मोहब्बत उनके लिए कुछ मैटर नहीं करता है, कौन सा निशान है क्या है, उनके लिए ख़ान मैटर करता है। और ख़ान जो कह रहा था कि मैंने एक नस्ल अपने लिए तैयार कर ली है, तो जो ये मेरा मुशाहिदा है कि ख़ान ने एक नस्ल नहीं तैयार की। आने वाले 10 सालों में जितने भी नए वोटर्स बनेंगे वो ख़ान के ही वोटर्स होंगे, क्योंकि हम सर्वे कर रहे हैं, जा जाकर एक एक बंदे से बात करते हैं, उसकी राय लेते हैं।
तो हमें जो बच्चे भी मिलते हैं ना, जब हम जा रहे होते हैं तो फिर बच्चे जमा होना शुरू हो जाते हैं और जिस तरह वो बात करते हैं, और मेरे ख्याल से एक मैच्योर बंदा इस तरह खान को डिफेंड नहीं कर पाता या खान के कारनामे नहीं गिना पाता जितना एक छोटा बच्चा जो होता है, स्कूल गोइंग बच्चा जो है, खान के कारनामे गिना रहा होता है। फिर आपने देखा होगा कि टाइम्स में भी, द इकोनॉमिस्ट के छपने के बाद टाइम्स मैगज़ीन में भी एक आर्टिकल छपा था। अच्छा, उस आर्टिकल की हेडलाइंस मैं आपको बताती हूँ। उस आर्टिकल्स में लिखा हुआ था कि पाकिस्तान कैन कीप इमरान खान आउट ऑफ द पावर बट इट कांट कीप हिज पॉपुलैरिटी डाउन, कि वो उसको इक़्तिदार से, पावर से तो दूर रख सकते हैं इमरान खान को, लेकिन उसकी जो मकबूलियत है उसको वो कम नहीं कर सकते। और अगर आप पूरा आर्टिकल पढ़ें तो उसमें ये उन्होंने मेंशन किया कि किस तरह इमरान खान पर जुल्म जबर हो रहा है, तमाम रियासती ताकतें इस्तेमाल हो रही, कितने केसेस उसके ऊपर हैं, उस पर गोली लग चुकी है, वो जेल में बंद है। सब कुछ करने के बाद भी वो उसको, मतलब उन्होंने ये भी बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल जब सुप्रीम कोर्ट में केस दिया तो उससे बल्ला तक छीन लिया गया, उसकी पार्टी ख़त्म कर दी गई, लेकिन उसके बावजूद ये इमरान खान की मकबूलियत को कम करने में नाकाम रहे। ये टाइम्स का मैगज़ीन है। अब सोलंकी साहब ने इकोनॉमिस्ट के मैगज़ीन में जब आर्टिकल इमरान खान का छपा, इमरान खान का अपना लिखा हुआ छपा, तो उन्होंने बहुत शोर मचाया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कमेंट सोलंकी साहब ने नहीं किया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जलसे जुलूस तो पीटीआई को इजाज़त नहीं है, पीपल्स पार्टी आराम से जलसे जुलूस कर रही है, और सुनने में ये आ रहा है कि अब पीपल्स पार्टी का फोकस ये कि हम तो शायद इतनी सीटें ना निकाल पाएँ, तो क्यों ना ये जो आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई ने खड़े किए हैं उन्हीं उम्मीदवारों से मुका किया जाए। लेकिन आगे जाकर इसकी तफसीलात सामने आती जाएंगी। लेकिन अब जो बिलावल का भी फोकस है या बिलावल की नज़रें हैं वो आज़ाद उम्मीदवारों पर है, और पीटीआई अपने आज़ाद उम्मीदवार किस तरह बचाती है, उनके पास कोई लाहे अमल, कोई स्ट्रैटेजी है कि नहीं, क्या अपने अपने आज़ाद उम्मीदवारों को किस तरह वो सेव करती है। क्योंकि कुछ तो अब उनको ये देखना है कि पैसों की लालच, ज़ोर ज़बरदस्ती, मजबूरी इन आज़ाद कैंडिडेट के आड़े ना आ जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अपनी, जिसे कहते हैं, कमर कस ली है और अपनी नज़रें आज़ाद उम्मीदवारान पर जमा दी हैं। दूसरी तरफ जी नवाज़ शरीफ की इलेक्शन कैंपेन है, वो धक्का लगा कर स्टार्ट होती है और फिर वो रिवर्स गियर खाकर पीछे चली जाती है। अब अल्लाह अल्लाह करके उन्होंने जलसे शुरू किए थे, तो और पहले जलसे में जो कि हाफिज़ाबाद में जलसा हुआ और वहाँ पे नवाज़ शरीफ की आमद हुई हेलीकॉप्टर में, और बड़ा स्टेडियम हुआ, और आपको पता है खाबे भी ठीक ठाक होते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग नहीं आए। और मियाँ साहब ने जो तकरीर की वो उससे निकल ही नहीं पा रहे कि मुझे क्यों निकाला, किस लिए निकाला। ना कोई मंशूर, ना कोई बयानिया, ना कोई स्ट्रैटेजी, ना लोगों को, आवाम को बताया गया कि किस तरह उनकी खिदमत की जाएगी। बस रोना पिटना रह गया था। अब फिर उसके बाद उनका नेक्स्ट था खानेवाल में, जहाँ पे मियाँ साहब ने कहा अब हिम्मत नहीं है क्योंकि लोग ही नहीं निकल रहे। आप एक बंदे को लेकर तो आ गए हो, लेकिन आपने जो उसकी अवामी सियासत है वो ख़त्म कर दी। देखें, जब भी कोई लीडर बनता है ना, अब भुट्टो लीडर था तो क्यों, क्योंकि उसने अवामी सियासत की। फिर बेनज़ीर जब वापस आई और उनको वो अरूज मिला तो वो अवामी सियासत से अरूज मिला, और नवाज़ शरीफ को भी जब जब अरूज मिला है वो अवामी सियासत करने से मिला है। लेकिन अभी आप उसको लेकर तो आ गए हो लाने वाले, लेकिन उसकी अवामी सियासत बिल्कुल आपने ख़त्म कर दी है। ना उसको आप कोई बयानियाँ दे सक रहा है, ना उसके पास कोई विजन है, ना आगे की पॉलिसी है। उसको ये भी नहीं पता कि आने वाले दिनों में होना क्या है। तो ऐसे डम एंड डफर किस्म का बंदा बनकर आया है, जबकि उसका नवाज़ शरीफ का एक एक्सपोजर, एक्सपीरियंस है। हम ये नहीं कह सकते कि उसका सियासी तजुर्बा नहीं है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग सियासी तजुर्बा रखता है। लेकिन जब हालात हैं और जिस तरह की उसकी स्पीच सुनी तो ऐसा लग रहा था एक डम, ब्लाइंड एंड डम बंदा तकरीर कर रहा है जिसे पाकिस्तानी हालात का पता ही नहीं है। और कुछ उसकी जो सियासत को ख़त्म करने में मरियम नवाज़ का भी अहम किरदार है। तो बस यही हुआ कि खानेवाल में वो तशरीफ़ नहीं लाए, उनका ख़त्म किया गया वो जलसा, जब में वो नवाज़ शरीफ नहीं आए, और अब एक और भी जगह जलसा होना था उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। तो जहाँ ऑन ग्राउंड सारी सहूलियात मुयसर होने के बावजूद भी PMLN अपने जलसे करने में नाकाम है, तो दूसरी तरफ आज पीटीआई का वर्चुअल जलसा किया जाएगा, और अब देखते हैं वो कितना कामयाब होता है। क्योंकि लास्ट टाइम भी आपने देखा था मिलियंस एंड मिलियंस व्यूज़ आए थे उसके, क्या इसके बावजूद के शार्क फाइबर खा गई थी। अच्छा, और जब शार्क फाइबर खाती है तो सिर्फ नुकसान पता है क्या, ये पीटीआई का नहीं होता। पीटीआई वाले तो कहीं ना कहीं से मैनेज कर लेते हैं, और पूरी दुनिया उनको देख रही होती है ना, सिर्फ पाकिस्तान के तो लोग नहीं मौजूद होते, पूरी दुनिया उनको देख रही होती है। और उसके बाद जब नेट ऑपरेट होता है तो फिर वो सब कुछ जो हुआ था वो दोबारा से आ जाता है नेट पे, सोशल मीडिया पे आ जाता है।
तो नुकसान उनका नहीं होता, नुकसान पाकिस्तान की इकोनॉमी का होता है, जिसमें अरबों रुपए का मतलब एक इमेज भी ख़त्म होता है। फिर आपकी नौकरियां होती हैं, लोगों की नौकरियां भी जाती हैं क्योंकि वो ऑन टाइम अपना टास्क डिलीवर नहीं कर पाते। और फिर दूसरी जो हमारी जितनी भी ई कॉमर्स होती है वो इफ़ेक्टेड होती है। तो नुकसान तो पाकिस्तान का होता है, पाकिस्तान की मईशत का होता है। लेकिन वो लोग जो ये सारे इक़दाम उठाते हैं, उनकी ज़हनियत जो है वो बस छोटी एक पीटीआई क्या है, वो एक पाकिस्तान की जमात है, पाकिस्तान नहीं है। लेकिन आपने उसको पूरा पाकिस्तान बना दिया अपनी इन हरकतों की वजह से। तो खुदारा एक टीम, एक पार्टी को बंद करने के चक्कर में पूरे पाकिस्तान का नुकसान ना किया कि जे थोड़ी सी अकल लीजिए, थोड़ी सी मत लीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।